सो सुनो, आज के सेशन में ना अपन एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पीडीएफ तुम लोग को मिला नहीं, जो मेरे पास रॉ मतलब रॉ स्टेज में है, उसके बेसिस पे जो जो एमसीक्यूज तुम लोग को इंपॉर्टेंट लगते हैं, लाइक कुछ कुछ एमसीक्यूज में ना ईयर आएगा, तो तुम लोग को नोट करके रखना है तुम लोग के बुक में। गलती से अगर रहेगा तो बाद में वो सैंडविच वाले काका दुकान खोलने वाले, तो उनको देने के लिए यूज होगा। ऐसा लिखना, उनको पढ़ते वक्त समझना नहीं चाहिए कि क्या लिखा है तुम लोगों ने। ऐसे फॉर्मेट में लिखना, ऐसे फॉन्ट में लिखना। हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं इधर क्यों कर रहा हूं? एनवायरमेंट का स्टडी मतलब क्या, बोलो क्या क्या लिखा है? एकेडमिक फील्ड में है क्या एनवायरमेंट? नहीं है, तो तुम लोग किस फील्ड में हो? तुम लोग का पढ़ के हो चुका है, अभी तुम लोग पढ़ाने वाले फेज में हो, मतलब मेरे वाले फेज में हो। ओके। मेथोडोलॉजिकली स्टडीज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। तुम लोग इंटरेक्ट करते हो एनवायरमेंट के साथ में? कैसे? जैसे ही बारिश आ गई वैसे ही धरने पे, धरणावरती, डॅम वरती, है ना, बदलापूरला। includes natural environment, built environment and all the sets of relations between them। मतलब क्या? इसका क्या मतलब है? बिल्ट एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट को क्रिएट करना है ना। तुम लोग एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए कुछ करते हो क्या? क्या करते हो? लगा झाड़ लगा दे डायरेक्ट? कुछ तो थोड़ा लिमिट में बोलो रे। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? झाड़ बीड़ लगा दे तुम लोग, डायरेक्ट उसके ऊपर से आम गिरते हैं। हाँ हाँ हाँ, स्टार्ट हो गया, कर दिया, बोल दिया, ऑनलाइन पे पता चल गया। हाँ, अभी बोलते देन क्लियर। बिल्ड मतलब क्या? तुम लोग पौधे लगाते हो, लेकिन पौधे लगाने के बाद में तुम लोग देखने के लिए जाते हो क्या वो पौधा जिंदा है या मर गया? कैसे? अगर ट्रेन से दिखा तो गलती से हाँ वो मैंने ही लगाया था, है ना? ओके, एंड ऑल ऑफ द अबव। अभी ये वाले 3 पॉइंट में से मुझे जो बोलना है ना, बाय डिफॉल्ट एकेडमिक फील्ड में है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा एकेडमिक फील्ड में था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं नॉलेज को। उसके बाद में स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। तुम लोग इंटरेक्ट करते हो क्या एनवायरमेंट के साथ में डेली? ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल तुम लोग कोमा में हो। ठीक है, अगर कोमा में हो तो ही वो पॉसिबल है, क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं चलेगा रात है सुबह है, कुछ कुछ पता नहीं चलेगा अगर तुम लोग कोमा में हो तो। ठीक है, मेरा बाहर धूप खुली है कि नहीं खुली है, आज बारिश कम हुआ है ना, या फिर सुबह ज्यादा बारिश हो रही थी, अच्छा हवा लग रहा था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम लोग हमेशा एनवायरमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है सर, आते ही सर प्लीज एसी चालू करो, है ना। तो एनवायरमेंट इनडायरेक्टली अपने ऊपर क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। तो ये सबका स्टडीज बाय डिफॉल्ट में आता है क्या? तो हाँ, तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव। एनवायरमेंट स्टडी डज नॉट इंक्लूड, ओ माय, डज नॉट इन्वॉल्व साइकोलॉजी। होता है क्या एनवायरमेंट स्टडी के लिए साइकोलॉजी होता है क्या? साइकोलॉजी मतलब समझता है ना? साइको साइको, वो वाला साइको, जो हम लोग को ही नहीं समझ में आ रहा है, तो वो किस में, एनवायरमेंट में रहेगा क्या? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब मालूम है क्या? क्या ये जोर से बोल रहे? ओके, इथिक्स, अपने अंदर कूट कूट के भरा हुआ इथिक्स। चॉकलेट खाया तो फटाक से चॉकलेट का रैपर नीचे फेंक देने का, क्यों? अल्टीमेटली डिकम्पोज तो हो ही जाएगा ना, है ना। कौन करेगा? तुम लोग। मरोगे तो, है ना, मरने से पहले खत्म करके ही जाओगे, बराबर कि नहीं? ओके,
और एक कोई ऑप्शन है क्या? फोर्थ ऑप्शन किधर गया? अच्छा, एक पेज ब्लैंक आ गया उसके बाद में। अरे ऑप्शन ही नहीं है फोर्थ। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, तो तुम लोग बोलो एनवायरमेंट स्टडी डज नॉट इन्वॉल्व साइकोलॉजी, डेमोग्राफी, इथिक्स। इसमें से कुछ तो वो इन्वॉल्व नहीं करता है, क्या है वो? साइकोलॉजी लगता है क्या? डेमोग्राफी मतलब क्या है? एक डेमो दिखाने का। तुम लोग को मैं डेमो दिखाता हूँ कल बारिश कैसे होगा। ठीक है, जो इसने बोला ना, सेट ऑफ एक्टिविटीज, एक्चुअली सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल ने, यहाँ पे ये वाले केस में। ठीक है। एंड इथिक्स, इथिक्स फॉलो करता है क्या? आज बहुत जोर से बारिश हो गया, कल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रेन बंद पड़ेगा। तो एनवायरमेंट इथिक्स फॉलो करता है क्या? नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आएगा? एनवायरमेंटल स्टडी डज नॉट इन्वॉल्व साइकोलॉजी। साइकोलॉजी उसमें कुछ है नहीं। क्लियर? पॉलिटिकल डिसीजंस, ओ माय गॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर मेड अप विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अरे बाप रे, मतलब बारिश ज्यादा हो गई तो शिंदे की सरकार, बारिश कम हो गई तो उद्धव की सरकार, ऐसा है क्या? पक्का? श्योर? ठीक है, देखते। ऑफ्टन ट्रांसेंड दिस jurisdiction, respect to political boundaries, often with little, do not religion, economic decision, none of the above। पक्का? एकदम श्योर है तुम लोग नन ऑफ द अबव आएगा या नहीं? अरे इसने एग्जाम भी दे दिया? नहीं, एजेपी का टेस्ट दिया अभी। अच्छा, बोलो ना। पॉलिटिकल डिसीजन मेड विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल जुडिशन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ्टन। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पहला आना चाहिए था, बाद में ये सब आएगा, पूरा लाइन आएगा। ऑफ्टन ट्रांसेंड दिस jurisdiction, respect to political boundaries, often have little with no religion, economic decision, none of the above। तो एक्चुअल में इसका आएगा often to transcend this jurisdiction। मैं बोलता हूं क्यों। क्या है, हर एक एनवायरमेंट को कंसिडर करके वहां का पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कि आगे क्या करना चाहिए। Then, अभी तुम लोग को मालूम है क्या, आज के तारीख में केरला में 2 लैंडस्लाइड हो गया है ना। वो भी इतना डेंजर डेंजर वाला कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना डेंजर डेंजर वाला हुआ है। एक में तो उन्होंने कुछ 8 किलोमीटर तक ये हो गया है, पूरा नदी का रूट ही चेंज हो गया, रिवर का रूट ही चेंज हो गया एक जगह पे। और दूसरे में वो एयरलिफ्ट कर रहे हैं पब्लिक को, मतलब क्या, अंदर चला गया है पब्लिक, अभी उनको निकालने का काम चालू है। ठीक है। तो ये वाले केस में वहां पे कांग्रेस है, मतलब वहां पे कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार है, तो उसने ऐसा बोला क्या, क्या नहीं, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की करामत है, तो हम इसको हेल्प नहीं करेंगे, हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। उस एरिया में जो भी पॉलिटिक्स रहेगा, जो भी पॉलिटिकल बंदा रहेगा, उसको वो हैंडल करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अपने ही केस में ले लो, कोविड के टाइम पे कौन था मुख्यमंत्री? ठीक है। वो टाइम पे हम लोग ने बोला क्या, या फिर ये लोग ने बोला क्या कि नहीं, हमको तो नहीं चाहिए उद्धव, शिंदे साहब ही चाहिए, ऐसा हुआ क्या? नहीं। वो टाइम पे सिचुएशन क्या था? कोविड को फेस करना। सो जब तक कोविड था तब तक हम लोग ने उद्धव ठाकरे जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ चीफ मिनिस्टर ऐसा कंसिडर किया, एंड उसके बाद में हटा दिया, बराबर है ना। तो वैसा ही है, मतलब वो एरिया में जो भी पॉलिटिक्स रहेगा, जो भी पॉलिटिकल कैरेक्टर रहेगा, उसको वो सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, वो सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। हाँ, उसने अगर अच्छे से फेस किया तो उसका नाम अच्छा होगा, अगर उसने अच्छे से फेस नहीं किया तो उसका नाम और अच्छा होगा। हाँ, हर एक टीवी में, हर एक न्यूज में आएगा ना। फॉर एन एग्जाम्पल तुम लोग को वो भी दे सकता हूं मैं, केजरीवाल मालूम है क्या तुम लोग को? ठीक है, जब मैं इनिशियल में टीवी देखता था ना, तो है ना, टीवी में क्या आता था मालूम है क्या, दिल्ली में बहुत कचरा है, दिल्ली में बहुत कचरा है। उसका सिंबल भी मालूम है तुम लोग को, केजरीवाल का? आम आदमी और झाड़ू है। अरे उसने टारगेट ही उस पॉइंट पे किया, उसने जैसे ही सरकार आई ना, सबसे पहले कचरा गायब कर दिया, इसके लिए वो फेमस हो गया। तो जैसा प्रॉब्लम, उसको एज अ यूज करके उसने अचीवमेंट करके दिखाया। अभी ये वाला पॉइंट तुम लोग को शायद से लिख के लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाला अपन ने जब डिस्कशन किया था चैप्टर 1 का, उसमें कुछ भी नहीं आया था। इन 1992 तुम लोग थे क्या? गुड
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रायो दो जिनारियो इन ब्राजील वॉज। अभी ये जो एनवायरमेंट को लेके एक जो मीटिंग हुआ है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ, ये मीटिंग हमेशा होते रहता है। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि ये ना हर 5 साल में एक बार होता ही होता है। ठीक है, उस टाइम पे ना एक डिसीजन लिया जाता है। लाइक अगर सपोज मैं इंडिया को बिलोंग करूंगा तो मैं एक डिसीजन लूंगा कि अगर सपोज इंडिया में इतना कंपनीज या फिर इतना फैक्ट्रीज ऑलरेडी है और आगे कितना होना चाहिए, एक लिमिट रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। वर्सेस अगर मैं अफ्रीका से बिलोंग करता हूं तो बोलो ज्यादा फैक्ट्रीज होने चाहिए या कम फैक्ट्रीज होने चाहिए। तो अभी मैं ऐसा बोलूंगा यार अमेरिका तो थोड़ा सा पीछे चला गया है तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो मतलब मैक्सिमम फैक्ट्रीज कहां पे होने चाहिए? अमेरिका में होने चाहिए एज कंपेयर टू इंडिया में। और अगर कंपेयर भी करूंगा तो क्या होगा? एरिया किसका ज्यादा है? अमेरिका का ज्यादा है तो अमेरिका में जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं अफ्रीका के बारे में, अरे वहां पे तो और पब्लिक गया गुजरा है। तो मतलब वहां पे फैक्ट्री जितना ज्यादा डालेंगे वहां पे पब्लिक उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो ऐसे वाले केसेस में ये डिसीजन लिया जाता है कि अगर सपोज एक आध जगह पे अपने को कंपनी या फिर एक आध कारखाना डालना है तो वो कितने हद तक डालना चाहिए। Right? तो ये सारे डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं? ग्लोबल मीटिंग में लिए जाते हैं। अभी 1992 में जो भी मीटिंग हुआ उस मीटिंग में क्या कंक्लूजन निकाला वो तुम लोग को याद रखना है। और इसका आंसर फर्स्ट है, इट प्रोड्यूस ब्लूप्रिंट इंटेंडेड टू गाइड डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डायरेक्शंस। इसका क्या है? ब्लूप्रिंट का मतलब क्या आता है? पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर जैसा मतलब क्या? एक डिसीजन लिया जाता है कि बाबा हाँ चलो लेट से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पता चल गया अपने को, अभी ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, उसके लिए क्या करेंगे ये साल में या फिर ये आने वाले 5 साल में। Then, अभी तुम लोग एक पॉइंट सोचो ना, अफ्रीका में तो इतना सारा जगह है यार, तो हर जगह पे वो लोग पेड़ क्यों नहीं लगा रहे या फिर पौधे क्यों नहीं लगा रहे? पॉसिबल नहीं है क्या वो? हाँ, नहीं ना, पॉसिबल तो है ना। ठीक है, सहारा वाळवंट है, ठीक है, एक जगह पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेकिन बाकी बचा हुआ पूरा कंट्री अपने यहाँ पे भी है तो अपन भी बोलते हैं ना राजस्थान में वाळवंटी है तो है, तो अपन पेड़ लगा रहे हैं क्या? नहीं। पर गवर्नमेंट क्या बोलती है ये वाले पॉइंट पे कि हम लोग इतना ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट इतना तो रहे, इतना ग्रीनरी तो बढ़े, इतना ग्रीनरी तो बचा के रखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए तुम लोग देखो कि जो सेंचुरीज रहता है ना उसके ऊपर कभी भी, मतलब सेंचुरी मतलब समझा ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके ऊपर सबसे ऊपर मतलब सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसका एरिया कम नहीं होना चाहिए, सबसे पहला पार्ट। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कैसा होता है, पेड़ ना लगाने का जरूरत है, ना ही उसको किधर काटने का जरूरत है, सिक्योर्ड है। मतलब वो वाले एरिया अपन ने क्या किए, फिक्स करके रखे। हाँ, इसमें अपन एडिशन कर सकते हैं। एडिशन कैसे करेंगे? उसका एरिया और बढ़ा के, है? तो ये सारे जो डिसीजन है ये डिसीजन ऐसे मीटिंग्स में लिए जाते हैं। तो ये वाला लाइन प्लीज तुम लोग नोट करके रखना, लिख के रखना। 1992 में क्या लिया था? तो ब्लूप्रिंट बनाया था टू डेवलप सस्टेनेबल, टू डेवलप इन सस्टेनेबल डायरेक्शन। सस्टेनेबल डायरेक्शन मतलब मालूम है क्या? सस्टेनेबल का मीनिंग क्या आता है तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से? सस्टेन का मीनिंग क्या रहता है? साइकिल चलाया है कभी, बाइसिकल चलाया है, दो चक पे चलता है ना, तो मतलब अपन बैलेंस करते हैं। एनवायरमेंट को बस बैलेंस करना है अपने को। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लूप्रिंट बनाया था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स लिए गए वो सारे का डिसीजन डिस्कशन कहां पे हुआ? 1992 के मीटिंग में हुआ। और वो कहां पे हुआ था वो भी याद रखो, ब्राजील में हुआ है। बोलो ना। अभी यहाँ पे आवाज नहीं गया क्या? हाँ। ओके, गूगल के आंसर प्रेफर करूं या बुक के?
गुड क्वेश्चन। ये वाला लाइन लिखा क्या तुम लोगों ने, सब लोगों ने? निखिल गुप्ता, हाथ नीचे करो। डन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जब ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, अबायोटिक, इस अबायोटिक का मीनिंग क्या है वो तुम लोग को पता है क्या? वो सोचो और वैसे मुझे बताओ, बोलो। पक्का? ठीक है। क्या लिखा है? अबायोटिक एनवायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, मतलब सॉइल डज नॉट इंक्लूड, लेट्स से। अबायोटिक एनवायरमेंट मतलब क्या, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्या क्या? सॉइल, वाटर, एयर एंड प्लांट। ठीक है। अबायोटिक एनवायरमेंट, अबायोटिक एनवायरमेंट मतलब क्या? अरे बायो मतलब क्या? फिजिक्स। अबायोटिक एनवायरमेंट मतलब, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जिसमें जान नहीं है वो वाली थिंग। तो इसमें से किसमें जान है? प्लांट में जान है। इसने क्या बोला? अबायोटिक एनवायरमेंट डज नॉट इंक्लूड, मतलब उसमें आता है क्या? नहीं आता है। तो प्लांट में जान है क्या? हाँ, तो मतलब इसमें से आंसर है प्लांट। तो तुम लोग को लिखना है तो ये लिखो, अबायोटिक का मीनिंग क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जिसमें जान नहीं है वो वाला थिंग। तो तुम लोग जब एमसीक्यूज पढ़ोगे ना, ये 100 एमसीक्यूज है, आज होंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आने वाले एक दो लेक्चर शायद से यही चलेगा। बट तुम लोग क्या करो, जब भी तुम लोग को ये पीडीएफ में भेजूंगा या फिर जब भी तुम लोग को मिलेगा ना, तुम लोग को कुछ वर्ड्स तकलीफ देंगे, या फिर लेट से अपन ने वो वाले वर्ड पे डिस्कस ही नहीं किया रहेगा, सो वो वर्ड्स लेके आओ, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, हम लोग उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो अबायोटिक मतलब लिख के रखा क्या, या फिर समझ के लिया क्या? अबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग थिंग्स। ओ माय गॉड, ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, पहले बोल के रखता हूं। वन महोत्सव इज एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल इन इंडिया। अरे पता ही नहीं था हमको। इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 सितंबर। अरे बारिश होने के बाद में, अरे बारिश होने के बाद में पेड़ लगाएगा? नहीं 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 नहीं। तुम लोग एक पॉइंट सोचो, मतलब मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम डायरेक्टली आंसर दो। पॉइंट क्या है मालूम है क्या? जब तुम लोग को पता नहीं है ना, उसके आजू बाजू वाला एक्टिविटीज के बारे में सोचो। लाइक 2 जून, तुम लोग को मालूम है ना, जून से बारिश शुरू हो जाता है। 2 जून को कभी बारिश देखा है? मतलब 2 जून को तुम लोग पेड़ लगाओगे क्या? पौधा लगाओगे क्या? नहीं, उसको पानी देने के लिए भी जाना पड़ेगा। Done? तो 2 जून इज नॉट द आंसर। 15 सितंबर, अरे बारिश खत्म हो गया, अपना गणपति का डांस चालू है, 15 सितंबर बोलेगा तो। डन, मतलब ये टाइम पे भी बारिश खत्म हो गया, मतलब इसके बाद में तो करने। 1 दिसंबर, अपने को ठंडी लग रही है भाई लोग, प्लांट लगेंगे उसको भी ठंडी लगेगी। तो बचा 1 जुलाई। 1 जुलाई को बारिश हो गया रहता है, एटलीस्ट फर्स्ट राउंड ऑफ बारिश सब जगह पे पहुंच गया हुआ रहता है, तो इसके लिए 1 जुलाई आएगा आंसर। तो तुम लोग बस एक लिख के रखना लाइन, वन महोत्सव नेक्स्ट टाइम 1 जुलाई को। देखते हैं अभी कितने लोगों को याद रहता है। वो बोलेंगे सर पेपर में रिजल्ट में क्या झंडे गाड़ेंगे वो उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे वन महोत्सव जाना है नहीं जाना है। वन महोत्सव कहाँ पे होता है, ये पॉइंट अच्छा है। कहाँ पे किया जाता है वन महोत्सव? कसं सांगणार? वो किया तो वो पता चलेगा ना, उसको नाम ही महोत्सव दे दिया, मतलब जो कर लेगा वो जी लिया।
एन्व्हायरमेंट डे कधी असतो? वन महोत्सव मतलब कुछ नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक डेट क्यों दिया है फिलहाल मुझे पता नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट वन महोत्सव का एक ही है कि तुम लोग पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। और पौधे लगाने के लिए टाइम पीरियड ये 1 जुलाई वाला क्यों सिलेक्ट कर रहे हो वो समझ में आया क्या? तुम लोग अगर पौधा लगाते हो ना, तो एटलीस्ट उसको 15 दिन लगेंगे सर्वाइव करने के लिए, और वो 15 दिन उसको पानी अपने आप मिल जाए, बाकी उसको खाना देना नहीं पड़ता है, वो जमीन से ले लेता है। डन। इसके लिए 15 जुलाई, और 15 जुलाई बोला 1 जुलाई को अपन ने थोड़ी देर पहले एबायोटिक देखा था ना, अभी बायोटिक आ गया। बायोटिक एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोला है अभी। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ऑल ऑफ द अबव। एक मिनट, अभी मुझे ना हर एक का नाम बताओ। प्रोड्यूसर मतलब कौन? पक्का? वो बायोटिक है क्या प्लांट? पक्का? उसके बाद में कंज्यूमर ह्यूमन? पक्का? श्योर? किसको खा रहा है? प्लांट्स को खा रहा है, ओके गुड। डिकम्पोजर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बस डन। सो ऑल ऑफ द अबव। हाँ हाँ हाँ, अभी ये तो डेंजर है। मतलब एक मीटिंग होने के बाद में या फिर एक चैप्टर होने के बाद में सर ने कौन से टॉपिक नहीं लिए, उसके ऊपर अपने को डिस्कशन करना है। जो मैंने तुम लोग को बोला कि अगर ये 100 क्वेश्चंस में तुम लोग को देता हूँ, ठीक है, तुम लोग तो धड़ 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 मतलब देख के यार आंसर क्या आंसर क्या आंसर क्या है करके मैच करके सिर्फ आंसर पढ़ लोगे, हो जाएगा काम। लेकिन कौन से वर्ड को मार्क करना है, जो वर्ड तुम लोग के लिए नया है और जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, डन, वो वर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर तुम लोग वो वाला वर्ड करके आओ ना घर से, तो फिर तुम्हें तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम लोग यहाँ पे आके एक 2 मिनट का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, छोटा सा, मतलब उस वर्ड के बारे में बस बताना है तुम लोग को, ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसे एटलीस्ट 5 वर्ड लेके आओ, और बेस्ट हो जाएगा। अपन नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही करते हैं। तुम लोग कौन से भी 5 वर्ड पढ़ के आना, कौन से भी 5। अभी ऐसे मत बोलना मेरे फ्रेंड के और मेरे सेम है, ठीक है? ओके। मीटिंग होने के बाद में, मीटिंग कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, वो मीटिंग होने के बाद में क्या डिस्कस किया गया कि अरे कौन सा वाला पॉइंट है जो अपन ने, जिसके ऊपर अपन ने बात ही नहीं किया है ना? डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये वाले क्वेश्चन तो पॉइंट के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं किया। क्या क्या पॉइंट था? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पता नहीं, मतलब यूएन का कुछ तो एक थ्योरी था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके। कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, कमीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तुम लोग को ओजोन लेयर के बारे में कुछ पता है क्या? क्या पता है? ओजोन लेयर के बारे में जब पता चला तुम लोग को, तब तुम लोग कौन से स्टैंडर्ड में थे? थर्ड फोर्थ फिफ्थ? भाई ड्रॉप लगाएगा तेरे को? ओके। पॉइंट क्या मालूम है क्या? जब ये वाला हुआ ना, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है 1992 में हुआ है, मैं बोलूंगा तुम लोग को ये वाले पॉइंट पे ना थोड़ा सा है ना हिस्ट्री पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ, या फिर मैं बोलूंगा कब स्टार्ट हुआ? जब इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री आया, इंडस्ट्री मतलब समझा ना, बहुत बड़े बड़े कारखाने या फिर फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऐसे कब स्टार्ट हुआ? इन 90s। इन 1990 में सबको पता चल गया था अरे अपने को ब्रिज बनाना पड़ेगा, या फिर इतना बड़ा स्टील लगेगा, इतना बड़ा स्टील का कारखाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो टाइम पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेट से वहां से लेके, मतलब 1990 से लेके 2000 तक वो पॉल्यूशन मस्त पैकी जमा। और फिर वो अपने सिलेबस में आ गया कि बाबा ओजोन का लेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके पहले किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। इसके पहले क्या चल रहा था मालूम है क्या? वर्ल्ड वॉर। हाँ, उसके पहले तो यही चल रहा था। हाँ, इसको मारो उसको मारो, ये मेरा राज्य है वो तेरा राज्य है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चल रहा था। उसके बाद में पब्लिक जाके कही, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा लाइक पब्लिक का ध्यान में आ गया कि अरे अपने को अभी मिल गया है फ्रीडम, अभी अपने को अपने बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर अपने को अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टाइम पे ओजोन वाला पॉइंट था ही नहीं। 1992 में ओजोन के लेयर को कुछ खराबी होगी या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, ये वाला पॉइंट उन्होंने सोचा ही नहीं था। इसके लिए मैं बोलूंगा किधर गया ओजोन वाला पॉइंट? ये कन्वेंशन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन
ऑफ द ओजोन लेयर। ये वाला पॉइंट वो टाइम पे डिस्कस ही नहीं हुआ, या फिर ये वाला पॉइंट वहां पे डिस्कस करने का वो लोग भूल गए, क्योंकि वो टाइम पे पता ही नहीं था। तुम लोग को मालूम है ना ओजोन लेयर डिप्लीशिएट क्यों हो रहा है? सीएफसी की वजह से। सीएफसी तो एक एलिमेंट हो गया ना, मतलब लाइक एक गैस हो गया। ऐसे बहुत सारे गैसेस रहेंगे, वो सारे गैसेस को क्या कौन सा बोलते हैं, कौन सा गैस बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? गलत, गलत। वाटर वेपर आता है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वाटर वेपर आता है। और इसका एग्जांपल अब भी तुम लोग समझ लो, सुबह सुबह तुम लोग बाहर निकलो, तुम लोग को बहुत गर्म होगा। ठीक है, क्यों मालूम है क्या? बादल है ऊपर, ऊपर बादल है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? हवा जो है ना, वो हवा जो है वो और गर्म होते जा रही है। अरे लिटरली तुम लोग बारिश में कम भिगोगे, तुम लोग पसीना ज्यादा पोंछोगे। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। डन। ग्रीन हाउस गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, तुम लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे बड़ा गैस कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला गैस कौन सा है? वाटर वेपर है। और उसका परसेंटेज भी हम अपन ने लिखा था लेक्चर के ड्यूरेशन में। ओके गुड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिशिंग द मैच्योर फिश इंस्टेड ऑफ यंग फिश, सही है? ये तो पता ही नहीं है कि मतलब कौन से फिश को खाना है और कौन से फिश को नहीं खाना है। पहले तो ये भी पता नहीं है कि कौन सा फिश अपने मतलब जाले में फंसा है, यंग है या ओल्ड है। ओके ठीक है। यूजिंग विंग पावर, एक्चुअली विंग नहीं है वो, विंड है। विंड पावर इंस्टेड ऑफ बर्निंग कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा करना चाहिए क्या? विंड पावर यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए? ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूं। द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेंडिंग एंडेंजर स्पीसीज, ये काय के लिए करने का? मरता है तो मरने दे, नहीं चलेगा क्या? अच्छा, इसका मतलब क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका क्या मतलब है? हाँ, उनको क्या करने का? उनको पकड़ के रखने का, भाई तू मर मत। हाँ, एक्चुअल में उसका मीनिंग वही है। ओके, चलो फिर से एक बार क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें से तीन में से कोई तो आंसर है, तो अपन देखते हैं। बाय डिफॉल्ट फिश वाला पॉइंट नहीं आएगा इसमें, बट तुम लोग को मालूम है ना, नारळी पौर्णिमा झाल्यानंतरच समुद्रावरती जातात माणसं मासे आणायला का? अभी क्या कर रहे हैं अपन? रिलैक्स पीरियड है। ठीक है, मतलब अभी मच्छी नहीं खाया तो भी चलेगा। श्रावण नजदीक आ रहा है भाई लोग। ओके, पॉइंट ये है कि ना अपन इन्हें एक सर्टेन टाइम पीरियड देते हैं। लेट से हम लोग, मैं ऐसे कंसिडर करूंगा, इसमें दो चार पॉइंट्स है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ना, जो समंदर में एनिमल्स है उनको बढ़ने के लिए भी तो एक टाइम देना चाहिए। अभी अगर तुम लोग पापलेट लेके आओगे ना, तो वो पापलेट का साइज शायद से इतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वो नारळी पूर्णिमा होने के बाद में तुम लोग पापलेट लेके आओगे ना, तो तुम लोग को दो हाथ में भी उठाना पड़ेगा, इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर तुम लोग के मच्छी वाली ने ऐसा नहीं दिया तो समझ जाने का उसने वो छोटा फिश को पकड़ा। ठीक है, पर पॉइंट एकदम क्लियर है, वही है कि भाई उनका प्रोडक्शन या फिर उनका जो अमाउंट ऑफ नंबर है वो बढ़े, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या मालूम है क्या? अपने यहाँ पे बारिश किसकी वजह से हो रहा है? जो पानी समंदर के ऊपर से मतलब हवा जो समंदर के ऊपर से आ रहा है उसकी वजह से बारिश होता है, बराबर ना? उधर से ही वाटर वेपर्स आ सकते हैं, और तो अपने घर पे तो कुछ है नहीं चक्की बिक्की जिससे अपन गर्म पानी प्रोड्यूस करें, बराबर? तो अभी ये वाले केस में जब बारिश का जो आ रहा है वो समंदर के ऊपर से आ रहा है, तो उसके साथ में क्या होता है? हाई टाइड और लो टाइड जो है ना, वो ज्यादा क्या होता है? ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और तुम लोग को मालूम है कि अभी गिरगांव या फिर मरीन ड्राइव पे कोई नहीं जाने का। अगर जाओगे तो कचरा इनके ऊपर उड़े मतलब खुद ही आएगा बाहर। ठीक है, और ये सबसे बचने के लिए या फिर ये सारे प्रोटेक्शन से, मतलब इससे बचने के लिए अपन बोल रहे हैं कि भाई समंदर में नहीं जाने का बारिश के टाइम पे, बारिश होने के बाद में। नारियली पूर्णिमा होने के बाद में थोड़ा सा शांत हो जाता है, तो तुम लोग जा सकते हो। देन ओके, ओके, ये बताओ मुझे, विंड पावर इंस्टेड ऑफ बर्निंग कोल, तुम लोग को मालूम है क्या? विंड टनल बहुत सारी जगह पे, मतलब विंड मशीन बहुत सारी जगह पे खड़े किए।
विंड मिल्स। क्यों? स्पेशली तुम लोग सातारा वाला साइड वाला रीजन देखो, मतलब मैं घुमा हूं इसके लिए मुझे पता है अभी रिसेंटली, ठीक है। वहां पे बहुत सारे विंड माइल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उनको एयर पोल्यूशन का कुछ पड़ा नहीं है। ठीक है। पर कुछ कुछ लोगों का ये मानना है, एंड इवन कुछ कुछ लोगों का इसके ऊपर डिबेट चालू है, बिकॉज ऑफ विंड मिल है ना, क्या होता है मालूम है क्या? जो बादल वाले बारिश के बादल रहते ना, मतलब जिसकी वजह से बरसात होती है, वो वाले बादल भी क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। बेसिकली विंड मिल में इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होता है जब वो विंड मिल एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो, तो ही। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। और वो इतना बड़ा फैन है तो बाय डिफॉल्ट तुम लोग को हवा नहीं लगेगा क्योंकि उसका स्पीड इतना नहीं है, बट बादल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ा है। इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विंड माइल नहीं बिठाने का, और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि विंड माइल लगाने का। इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या निकाला है मालूम है क्या? बाहर के देशों में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, जो नॉर्वे में ऑफशोर में स्पेशली, वो लोग है ना समंदर में रख रहे हैं विंड मिल्स को। विंड मिल्स को कहां पे रख रहे हैं? समंदर में रख रहे हैं। मतलब ये वाला झंझट ही नहीं। तुम लोग बोलोगे कि बादल को भगा दिया, ये सब नखरा आएगा ही नहीं। क्लियर? और इसमें नॉर्वे सबसे आगे गया ये वाले मामले में। उन्होंने विंड मिल बिठाना शुरू कर दिया ऑलरेडी समंदर के अंदर। नॉर्वे एंड डेनमार्क में, नॉर्वे मतलब नॉर्वे के बारे में मुझे पता है, बिकॉज मेरा मेन कंपनी रिलेटेड टू दैट एंड मैं वो वाला काम करता हूँ। तो ओके, चलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सेकंड एंड थर्ड आएगा। क्लियर है? हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 एंड स्ट्रेंथेन इन 1990। ओके, ये वाला तो अपन ने पढ़ा ही नहीं ना। अटेन्स द ग्लोबल ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। आंसर क्या था? सेकंड एंड थर्ड। ये वाला तुम लोग को लिख के लेना पड़ेगा भाई लोग। देखो, साइन कब किया था? 1987। एंड स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन कब किया? 1990s। 1990s में क्या शुरू हुआ, मैंने बोला तुम लोग को? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एकदम बूम पकड़ लिया था, तो इंडस्ट्री के ऊपर रोक लाना ज्यादा जरूरी था। क्यों ज्यादा जरूरी था? ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसका आंसर फिर से ओजोन से रिलेटेड है। सो रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन थ्रू कटिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा और कोई कोई कौन से गैसेस थे बोला था? एक वाटर वेपर था, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं आता है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं आता है, इसमें मीथेन आता है। करेक्ट है। CFC एक आता है। नो, तुम लोग को ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ना नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये कहाँ पे आते हैं? वो बाय डिफॉल्ट एमसीक्यूज में आएंगे अपने को नीचे, बट ये कहाँ पे आते हैं और ये क्या इंपैक्ट करते हैं? एसिड रेन। और एसिड रेन किसका पार्ट है? क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। अच्छा, मटके मारने के बाद हाँ क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ये डन क्या लिखा क्या? ये रिड्यूस द ओजोन डिप्लीशन थ्रू कटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्शन। सही है सर। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये सिक्स नाम था, साई मोरे ने दिया और निखिल गुप्ता। सर ये पीडीएफ ऑनलाइन ग्रुप में भेजो। अरे इसके ऊपर काम चालू है थोड़ा सा, ठीक है। तो भेजेंगे ये ग्रुप पे, और उसके बाद में ही तुम लोग का टेस्ट में लूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो उस बारे में। डन। लिखा क्या? बाजू वाले ने लिखा मतलब अपने अपन ने लिख के हो गया ऐसा नहीं, या याद रखना। ये डन। हो
एक्चुअली नोशन नहीं रहेगा, वहां पे कुछ और है, ठीक है। ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस रेफर्स टू ग्रास रूट्स। हाँ, अभी ये वाले केस में मैं तुम लोग को बोलूंगा, जितना तुम लोग का इंग्लिश अच्छा रहेगा उतना तुम लोग को फटक से क्वेश्चन समझ में आएगा, और उतना फटक से तुम लोग टिक भी करोगे, और जितना जल्दी टिक करोगे उतना जल्दी एग्जाम सेक्शन के बाहर भी आ जाओगे। तुम लोग को इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट मतलब लाइक बहुत ही टफ वाला एग्जाम नहीं देना है। पर इसमें क्या है मालूम है क्या, जब तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तुम लोग पूरा पढ़ नहीं लेते तब तक आंसर मत टिक करना। पूरा जब पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तुम लोग पढ़ नहीं लेते तब तक आंसर को टिक मत करना, चाहे वो आंसर गलत रहे या फिर वो करेक्ट रहे, ऑप्शंस गलत रहे या फिर करेक्ट रहे, वो सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ लेना एक बार, उसके बाद में सोचना। क्लियर? चलो बोलो। Of environment justice refers to grassroots activity that monitor environmental condition and work towards equal distribution of environmental impact and benefit, rewarding those who work hard for environment improvement such as grassroots organization। और ये सब कब होता है? Environmental racism where waste site and other hazardous facilities are more likely to be located in नॉन वाइट नेबरहुड्स, ऐसा भी कभी होता नहीं है। ऑफ एनवायरमेंट ऑफेंड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, अभी बोलो एनवायरमेंटल जस्टिस मतलब एनवायरमेंट को जस्टिस कब मिलेगा? सॉरी सॉरी, थर्ड फर्स्ट सेकंड कोणता पॉइंट? थर्ड। एनवायरमेंटल रेसिज्म where waste site and other hazardous facilities are more likely to be located in non-white neighborhoods। तुझ्या बाजूला दुर्गाडी नेऊन ठेवतो मी, दुर्गाडीला काय आहे? डम्पिंग ग्राउंड आहे, ठीक आहे। कितपत चांगलं आहे आणि कितपत वाईट आहे त्याला म्हणायचंय ते। काय आलं, विकतोय का तर? नाही असं काही नाहीये, जस्ट सांगितलं। प्रोसिक्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल ऑफर्ड बाय ऑफेंडर्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं है, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है। grassroots activity that monitor environmental condition and work towards equal distribution of environmental impact and benefits। okay, इसका आंसर फर्स्ट है, सुनो। इसका आंसर फर्स्ट है। मैं इसके ऊपर है ना तुम लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में दिया था। तुम लोग को मैंने बोला था देखो नवी मुंबई में ना एयरपोर्ट चाहिए था, ठीक है, लेकिन नवी मुंबई में एयरपोर्ट क्यों चाहिए इसके ऊपर कम से कम 10 से 15 साल बहस चली, ठीक है। और वो बहस किसके ऊपर थी? एनवायरमेंट को लेके ही थी। एनवायरमेंट को लेके क्यों थी? क्योंकि नवी मुंबई का एयरपोर्ट जिस एरिया पे अभी फिलहाल बन रहा है वहां पे मैंग्रोव्स है, अभी नहीं रहेंगे, ठीक है। पर वो मैंग्रोव्स को रिप्लेसमेंट कहां पे कर रहा है, ये क्या बोला था गवर्नमेंट के सामने? एक पॉइंट रखा गया था कि भाई अगर तुम लोग एयरपोर्ट बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, उसका रीजन दो प्रॉपर। और अगर तुम लोग बना रहे हो लाइक नवी मुंबई वाले गवर्नमेंट नवी मुंबई के एयरपोर्ट को तुम लोग परमिशन दे रहे हो तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो, अगर तुम लोग एनवायरमेंट को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हो। अभी इस पॉइंट पे मैं तुम लोग को और एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, और एक उसमें एडिशन। तुम लोग को ये मालूम है क्या दो एयरपोर्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? वो मैटर करेगा क्या? मैटर करेगा ना, है ना? क्योंकि जैसे नवी मुंबई दिखना शुरू हो जाता है ना वैसे आपने को पता चल जाता है अभी लैंडिंग फेज शुरू हो गया। नवी मुंबई दिख गया ना तो समझ जाएगा, खारघर के ऊपर से तो आता है प्लेन तो पता चल जाता है कि अरे हाँ अभी लैंडिंग फेज शुरू हो गया। इतना नजदीक दूसरा एयरपोर्ट क्यों चाहिए, इसके ऊपर सबसे बड़ा बवाल चल रहा था कि इतना नजदीक तुम लोग को दूसरा एयरपोर्ट क्यों चाहिए। क्योंकि मालूम है क्या यहाँ पे कैसा था मालूम है क्या? इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन टू द मुंबई। मुंबई को कॉम्पिटिशन किसके वजह से हो रहा था? नवी मुंबई की वजह से हो रहा था। मुंबई एक ऐसा सेक्टर या फिर ऐसा लोकेशन है मैं बोलूंगा जो एग्जैक्ट वे में डेवलप नहीं हुआ। एग्जैक्ट वे में मतलब क्या? आधा ब्रिटिश ने डेवलप किया, आधा अपन ने डेवलप किया, और बचा हुआ बीच में जो जगह बचा उसमें बिल्डर ने डेवलपमेंट डाला खुद का। वेरएज नवी मुंबई में ऐसा नहीं हुआ, सिडको ने पूरा प्लानिंग के साथ में सब किया,
सिडको ने पूरा प्लानिंग के साथ किया। इवन उन्होंने अभी भी, तुम लोग कभी नवी मुंबई जाओगे ना, तुम लोग को ये एकदम क्लियरली पता चलेगा, अरे वो क्या बोल रहा है सेक्टर 1 में जाओ, ये क्या बोल रहा है सेक्टर 3 में जाओ। अपने को बहुत दिमाग को तो शॉर्ट लगेगा, पर वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं बोलूंगा वहां पे पब्लिक को एकदम सॉर्टेड है कि अरे नहीं सेक्टर 1 इधर जाना है, सेक्टर 3 मतलब इधर जाना है। ईस्ट वेस्ट का झमेला नहीं है वहां पे। अभी ये सब सॉर्ट क्यों किया, किसने किया? सिडको ने इनिशिएटिव लेके किया। सिडको इज नथिंग बट क्या, न्यू मुंबई का, न्यू मुंबई को जो हैंडल करता है। लाइक अपने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, या फिर मैं बोलूंगा अपने यहाँ पे केडीएमसी है। वैसे न्यू बॉम्बे में जो भी कंस्ट्रक्शन होगा ना वो सिडको के अंडर ही होगा। अरे बिल्डर को भी बिल्डिंग बनाना रहेगा ना, मतलब तुम लोग बोलोगे कि नहीं मेरा जगह है, ठीक है 10 एकड़ है मेरा जगह और 10 एकड़ में मैं खुद का बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। सिडको बोलता है नहीं, पहले मेरे पास आ, मेरे से प्लान अप्रूव कर, फिर मैं तेरे को बोलता हूँ हाँ कर, नहीं तो नहीं। तुम लोग बोलोगे कि मैं 10 बिल्डिंग बनाता हूँ और बीच में कुछ ग्राउंड में कुछ नहीं, नहीं चलेगा। सिडको अप्रूव नहीं करता ऐसे प्लान्स। सिडको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि रेन वाटर का तुम लोग कैसे हैंडल करने वाले हो। रेन वाटर को हैंडल क्यों करना है? रेन वाटर को हैंडल इसके लिए करना है क्योंकि बारिश के टाइम पे जो टेरेस पे पानी गिरेगा, वो पानी कहां पे जाएगा? डायरेक्टली तुम लोग बोलोगे नाले में चला जाएगा ना, नहीं, एक्चुअली वो गलत है। नाले में नहीं जाना चाहिए वो पानी डायरेक्टली। अगर पानी डायरेक्टली नाले में चला गया तो क्या हो जाएगा? सी लेवल बढ़ेगा, पानी एकदम इजीली नाले में चला गया। और व्हाट अबाउट ग्राउंड वाटर लेवल, वो कम हो जाएगा। जो प्रॉब्लम बैंगलोर में फेस हो रहा है अभी, करंट सिचुएशन या फिर करंट ईयर में, बैंगलोर में वाटर टेबल एकदम सडनली ड्रॉप हो गया है। और वो ड्रॉप क्यों हो गया है मालूम है क्या? जब हम लोग बोलते हैं ना अरे मेरा सोसाइटी, तो सोसाइटी में कीचड़ तुम लोग को पसंद है क्या? नहीं ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीचड़ ही चाहिए अपने को, मालूम है? क्योंकि बारिश में जो पानी है वो पानी जमीन के अंदर कब जाएगा? जब कीचड़ रहेगा, जब ग्राउंड रहेगा तब। अगर ग्राउंड ही नहीं रहेगा, अपन सारा पेवर ब्लॉक से ढक देंगे या फिर कंक्रीट रोड बना देंगे तो क्या होगा? पानी नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। डन, क्लियर है पॉइंट? तो ये वाले पॉइंट पे मैं बोलना चाहूंगा, एनवायरमेंट को जस्टिस कब मिलेगा? जब हम लोग ग्रास रूट एक्टिविटीज दैट मॉनिटर एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब हम लोग एनवायरमेंटल कंडीशन को क्या करेंगे? पहले मॉनिटर करेंगे। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अरे हाँ ये चलेगा, अपना मुमरा के खाड़ी में बिल्डिंग बनाओ, चलेगा, बट बनाना चाहिए क्या? नहीं, अरे वहां पे तो मैंग्रोव है। तो अगर हम लोग वहां पे कोई बिल्डिंग बना रहा है या फिर टावर बना रहा है, तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लेना कि अरे आजू बाजू में वो पेड़ लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अगर नहीं लगा रहा है तो वो इलीगल है। इसके लिए आज के तारीख में दीवा में हम लोग जो बोलते हैं ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, उसका रीजन ही यही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने परमिशन देने से सख्त मना किया है। मतलब जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? इलीगली होगा। लीगली होगा क्या? नहीं। एंड वर्क टुवर्ड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड बेनिफिट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए। तुम लोग बोलोगे कि अरे अभी देखो ना, अरे समर वेकेशन है, चलो माथेरान जाते हैं, लोनावला जाते हैं, क्यों? मुंबई में क्या प्रॉब्लम है? पोल्यूशन है ना ज्यादा, गर्दी बहुत ज्यादा है गर्मी ज्यादा है। तो गर्मी क्यों बढ़ा है? तुम लोग ने कम पेड़ लगा दिए ना, या फिर पेड़ों को काट दिया इसकी वजह से। सो पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को लगाओ। अगर एक पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह पे कितने पौधे लगाने पड़ेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और वैसा एक्शन लो। क्लियर? ओहो, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इनटू एटमॉस्फेयर इज नोन एज, एक्चुअली इंट्रोडक्शन नहीं है वो इंट्रोडक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड। केमिकल गए एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? श्योर ना? पक्का? अच्छा ले, ओके बॉस। ये लिखने वाला पॉइंट नहीं है, समझने वाला पॉइंट है, मतलब समझ के लो। चलो चलो, पब्लिक सो रहा है, जल्दी जल्दी। यश रलो का है? अच्छा, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मतलब कब होगा? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कब होगा? वो तो एयर पोल्यूशन हो गया ना, फिर फ्यूल।
ओके, मतलब तू न्यूक्लियर पावर में चला गया। हाँ, ठीक, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डेंस पोल्यूशन, पोल्यूशन लिखना चाहिए था, पॉपुलेशन लिखना चाहिए ऐसा मेरे को लग रहा है, पर नहीं, डेंस पॉपुलेशन होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं है। बोलो, डेंस पॉपुलेशन की वजह से केमिकल ज्यादा जाते हैं क्या एटमॉस्फेयर में? पक्का? श्योर? ओके, मतलब डेंस पॉपुलेशन तो नहीं आता है। डेंस पॉपुलेशन कहाँ पे है आज की तारीख में, तुम लोग को क्या लगता है कहाँ पे है? दिल्ली और बस? हैदराबाद और? एग्जैक्टली, मेरा आंसर वो है। सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर डेंस, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड इनफैक्ट जिस जिस सिटी के आगे ये वर्ड लगाया जाएगा ना, स्मार्ट सिटी, वो सारे डेंस है, वो सारे के सारे डेंस है। ओके, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन मतलब क्या? एयर पोल्यूशन से कुछ अलग है क्या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन? बोलो। हाँ, इन जनरल कहाँ पे भी, है ना? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को जो बोल रहा है, अरे बाप रे, एवढी झोप आली आहे? डेंजर आहे. त्याला बोललो त्याला कळालं. ओके, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन मतलब क्या मालूम है क्या? एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, एक पर्टिकुलर जगह पे, लाइक जब तुम लोग डोंबिवली जाओगे ना, एमआईडीसी एरिया में, तुम लोग को अपने आप पता चल जाएगा कि अपन डोंबिवली के एमआईडीसी एरिया में आ चुके। वहां पे वो स्मेल ही आता है, मस्त वाला स्मेल, एकदम नाक एकदम क्लियर हो जाता है, ऐसा वाला स्मेल, है ना? अभी जब ऐसा वाला पॉइंट है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर पूरा का पूरा क्या है वहां पर, वहां का पॉल्यूटेड है। तुम लोग किधर भी जाके छुपो, तुम लोग को उधर उधर स्मेल आएगा वो, उस पर्टिकुलर लोकल में, उस मतलब लोकेलिटी में। एयर पोल्यूशन मतलब क्या मालूम है क्या? अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि ये ना पूरे कल्याण में एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो कंटिन्यूअस चालू रहती है 24 आवर्स, तो वो कंटिन्यूअस चालू रहेगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो केमिकल्स बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ब्लैक धुआं निकलेगा बाहर। वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहेगी? एयर पोल्यूशन को प्रमोट करती रहेगी, मतलब बढ़ाती रहेगी। रेडियो एक्टिव मतलब क्लियर है ना? जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है अपने, ठीक है, लाइक यूरेनियम, ये सारे से अपने को क्या मिलता है बाय द वे? यूरेनियम से क्या मिलता है अपने को? इलेक्ट्रिसिटी मिलता है डायरेक्ट। कौन सा एनर्जी मिलता है वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब हीट एनर्जी। डन, उसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? उससे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और हीट एनर्जी के बेसिस पे अपन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका आंसर एयर पोल्यूशन है। ओके, अभी ये मस्त क्वेश्चन है, ये चाहिए तो तुम लोग गूगल करोगे तो भी चलेगा। सेकेंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर इज? अरे सेकंड पता है तुम लोग को, मतलब फर्स्ट भी पता रहेगा। अरे ना, उसको एंड ही नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन इसके ऊपर, जो थ्री इडियट्स में पूछा गया था, चांद पे पहला कदम रखने वाला इंसान का नाम? सेकंड? बहुत कम लोगों को पता है भाई, ये पढ़ के आया अच्छे से, ठीक है। पॉइंट एकदम क्लियर है पब्लिक, कि ये ना बहुत कम लोगों को पता रहता है कि कौन सेकंड आया, ठीक है। वैसे ये सेकंड में जो है ना, अपना कौन सा आता है सेकंड थिकेस्ट लेयर? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर अपने को क्यों पता है? क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, कौन सा लेयर है? ओजोन लेयर का थिकनेस कितना है? मेरे को क्या ही करना है? ओजोन लेयर का थिकनेस कितना है? बोलो। सॉरी, था क्या ये?
मतलब तुम लोग को बचपन में था क्या ये? काय रे, होतं का? नाव काय तुझं? यश. तुझं काय रे? वेदांत. अच्छा, साई मोरे का आंसर एकदम करेक्ट है. वो क्या बोलना मालूम है क्या? फर्स्ट पैर किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने ना. तो सेकंड पैर भी उसी ने रखा रहेगा ना. वो थोड़ी नहीं एक पैर लेके गया था. गुड. ऐसे ही आंसर लेने वाला बंदा वो बोलते हैं ना, कांटे पे पास होता है. ये करेक्ट है. दीप्ति चोपड़े ने जो आंसर दिया वो करेक्ट है. लेकिन उसके आगे यूनिट चाहिए था. विशाल यादव वाला आंसर डाउट है. ओके. ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर थिकनेस है. ठीक है, मतलब छोटा नहीं है, काफी बड़ा है. ओजोन लेयर का थिकनेस. ओके. ये फिर से वर्ड्स आ गए, 4 वर्ड्स. ठीक है. अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना है तुम लोग को? अभी इसमें है क्या? हाँ, इसमें चारों के चारों. हाँ, चलेगा. इसको यूज कर सकते हैं अपन. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना. सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिड्यूस करना. अगर रिड्यूस अपन नहीं कर सकते तो रीयूज करना. अगर रीयूज अपन कम कर मतलब लेट से किया, उसके बाद में रिसाइकल, एंड रिसाइकल होने के बाद में रिकवरी का मतलब समझा ना. उसको डिमोल्ड करो, फिर से बनाओ, एटसेट्रा. क्लियर? ओके. रीप्रोसेसिंग मटेरियल टू मेक अनदर प्रोडक्ट, इसका क्या आएगा? पक्का? श्योर? डन? क्लियर है ना? उसके मीनिंग से क्लियर है ना तुम लोग को? वाओ. Most recycling focuses on 4 major categories product. Which one of these is not one of them? Okay, सबसे ज्यादा रिसाइकल किसका होना चाहिए? प्लास्टिक का? ग्लास का? बोलो, सबसे ज्यादा किसका होता है? टाइम है ना मेरे पास, आए रे. तुम लोगों को क्या लगता है? ग्लास का रिकवरी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? क्यों? एक बाल्टी गया तो दूसरा बाटली तो मिल जाएगा ना आपने. एक बाटली फोड़ा तो दूसरा बाटली तो मिलेगा ही ना. ठीक है. तो ग्लास का रिकवरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके. प्लास्टिक है. क्यों? डिकम्पोज नहीं हो रहा है. ओके, चलो इसके ऊपर फिर से आते हैं. पेपर. पेपर डिकम्पोज हो रहा है, बट उसको अपने को रिसाइकल करना चाहिए क्या? करते हैं क्या अपन पेपर को रिसाइकल करते हैं क्या? नहीं करते? करते भी है. कैसे करते हैं? बरोबर बरोबर, बोल बोल. करेक्ट. रद्दी वाले को देने के बाद में तुम लोग को मालूम है क्या सबसे इजीली अवेलेबल पेपर कौन सा? पेपर बोल रहा हूं मैं. ठीक है, न्यूज़पेपर. सच में. और वो न्यूज़पेपर का क्या बनाते हैं? फिर से न्यूज़पेपर नहीं बनाते. कितने बार पड़ेगा एक ही न्यूज़पेपर? नहीं. अपने पास वो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से बक्सा आता है ना. डन. वो कार्डबोर्ड वाला कार्डबोर्ड बनाते हैं. डन. ओके. और एक पॉइंट मुझे बोलना था इसमें कि पेपर जो हम लोग रिसाइकल करते हैं, ठीक है, रिसाइकल करते हैं, उसमें कुछ एडिशन भी कर सकते हैं क्या? तुम लोग को मालूम है भूसा अप्लाई करके रहता है एक. लाइक ये डोर जो है ना अपने क्लास में, वो भूसा अप्लाई का डोर है. ठीक है. उसको क्या किया मालूम है क्या? उसमें ना छोटा छोटा लकड़ी का पीसेस, एकदम छोटा छोटा. और वो कब मालूम है क्या? जब हम लोग लकड़ी को घिसते हैं ना, तो जो बचता है ना, वो वाला पीसेस. ठीक है. और थोड़ा सा मैं बोलूंगा फेविकॉल, एंड थोड़ा सा कागज. ये सारों को मिला के अपन ने क्या किया? कंप्रेस किया और उससे दरवाजा बनाया. दरवाजा छोड़ो, पहले तो प्लाईवुड बनाया नाम के लिए. क्लियर? तो पेपर का रिसाइकल होता है. ठीक है. डन. केमिकल्स.
सबसे ज्यादा रिसाइकल किसका होना चाहिए? केमिकल्स का होना चाहिए। बहुत बड़ा मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तुम लोग ये पॉइंट सोचो, लेट से एक आध कंपनी से एक बहुत ही गंदा केमिकल जो जहरीला है और वो डायरेक्टली गटर में जा रहा है, कहां कहां तक पहुंचेगा? तुम लोग गटर का पानी नहीं पीते हो, मैं मानता हूं, गटर का पानी पीते नहीं है अपन, ये मानता हूं मैं, लेकिन वो गटर का पानी जा कहां पे रहा है? समंदर में जा रहा है। समंदर में तो एक्वेटिक लाइफ है ना, वो तो अपन खा रहे हैं ना। ओके, तुम लोग नॉन वेज नहीं खाते हो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो जो पानी जा रहा है ना, पानी जा रहा है, वो पानी कहां से जा रहा है? सॉइल से ही जा रहा है ना। कुछ मतलब केमिकल सॉइल के अंदर चले जाएंगे और वो अल्टीमेटली पेड़ के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो पेड़ मुरझा जाएगा, पेड़ मरेगा, मतलब वो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगा? सॉल्ट ज्यादा आ जाएगा, तो उसमें प्लांट्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्लियर? तो इसका आंसर मोस्ट रिसाइकलिंग इज फोकस्ड ऑन केमिकल्स है। ग्लास को अपन रिसाइकल करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, एक बाटली टूटा तो दूसरा बाटली रहता है अपने पास, और वो बंदा भी 200 रुपए देता। है ना? प्लास्टिक के रिकवरी पे या फिर रिसाइकलिंग पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं हम लोग। उसमें पॉइंट सुनो, जब तक प्लास्टिक को ऑप्शन तुम लोग क्रिएट नहीं करोगे, तब तक प्लास्टिक के रिकवरी के बारे में अपन सोच नहीं सकते। प्रॉब्लम वहां पे, प्रॉब्लम समझा क्या तुम लोग को? प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट ढूंढो। अगर प्लास्टिक यूज नहीं करना है तो प्लास्टिक की जगह पे क्या यूज करोगे, वो सोचना है। और उसके ऊपर अभी तक अपने को मटेरियल मिला नहीं है। हाँ, मटेरियल मिला है, क्या करेंगे मालूम है क्या? प्लास्टिक को अपन रीयूज करेंगे। तुम लोग को मालूम है क्या, अपना ट्रेन 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 का डब्बा, ठीक है, वो भी फाइबर से बना हुआ है। फाइबर इज नथिंग बट क्या? टाइप ऑफ प्लास्टिक ओनली। देन उससे फायदा क्या होता है? डब्बा हल्का हो गया ना। हाँ, तो तुम लोग पागल भी हो गए क्या, कुछ भी बोलते हैं हाँ। डब्बा हल्का गया, तुम लोग को उठा के लेके जाने का था क्या सीएसटी? फायदा क्या हुआ फाइबर का करने से? अच्छा, ये पता है ना, डब्बा, ट्रेन का डब्बा, बोगी, वो बाहर से मेटल का ही है। हाँ, अंदर अपन ने क्या किया है? फाइबर लगाया है। उससे फायदा ये हुआ कि बाहर अगर कितना भी गर्मी रहे, अंदर गर्मी महसूस नहीं होता है। ठीक है, हवा लगता है अंदर। कैसा पब्लिक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन ही गायब है क्या? ये चलो फटाफट 3 क्वेश्चन एंड देन वी विल क्लोज। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग। अभी एग्जाम्पल है रिड्यूस करने का। कौन सा? यूजिंग लेस वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ। ओ माय गॉड, गुड। रिड्यूसिंग, हाँ, रिड्यूसिंग मतलब समझा ना? रिड्यूसिंग का मतलब क्या है? यूज कम करना। ठीक है, यूजिंग रिसाइकल प्लास्टिक बैग। ब्रिंगिंग न्यूज़पेपर एट रिसाइकल फैसिलिटी। मतलब तुम लोग बोलते हैं ना, रद्दी पेपर वाले को देके आओ, मतलब पुराना पेपर रद्दी वाले को देके आओ, वो वाला पार्ट। तो बोलो, इसमें तो बाय डिफॉल्ट सबका सब रिड्यूसिंग ही है। Done? पानी को कैसे रिड्यूस करोगे? यूज, पानी का यूज रिड्यूस कैसे करेंगे? 2 दिन नहीं नहाओगे फिर? लेकिन यहाँ पे तुम लोग को ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर तुम लोग 2 दिन नहीं नहाओगे तो चलेगा, बट तुम लोग को ये वाले पॉइंट पे ये सोचना है कि अपने जो फार्मर है ना, उसने ना खेत में ऑलरेडी ये लगा दिया है, मतलब अभी फिलहाल तो चावल लग गया, बारिश हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन समर में क्या, वो टाइम के लिए पानी बचना चाहिए। ठीक है, जितना पानी चालू रहेगा, लाइक ब्रश करते वक्त अगर पानी चालू है, उतना पानी भी वो प्लांट को मिल गया तो भी वो प्लांट जिंदा रह सकता है। वो वन टाइम का तो उसका है। और तुम लोग को क्या लगता है, प्लांट 1-2 लीटर पानी पीता है क्या दिन में? नहीं, उसको इतना पानी चाहिए भी नहीं। क्लियर? पर वो पानी जो तुम लोग के घर पे आ रहा है वर्सेस जो पानी अपने को लेट से राजस्थान में लेके जाना चाहिए, उतना रिकवरी हो रहा है क्या? तो आगे आने वाले जो प्लांट्स रहेंगे या फिर आगे आने वाले फ्यूचर में, मैं बोलूंगा इंडिया में जब राजस्थान का नाम लिया जाएगा ना, तो राजस्थान में मतलब ये है सैंडी एरिया है ऐसा कोई सोचेगा ही नहीं। हर जगह पे हरियाली रहेगी। अरे आज भी है, तुम लोग राजस्थान घूमे नहीं हो इसके लिए तुम लोग को पता नहीं है।
ये तो वो तुम लोग को बॉर्डर वाला मूवी याद आता रहेगा, राजस्थान बोलेगा तो। इसके लिए तुम लोग को ये ऐसा लगता है कि अरे राजस्थान में पेड़ नहीं है, एक्चुअल में राजस्थान में पेड़ है। बट प्रॉब्लम ये होता है, जब गर्मी का सीजन आता है तो वहां पे पेड़ अवेलेबल नहीं, अरे वहां पे आदमी लोग अवेलेबल नहीं रहते गर्मी के सीजन में, इतना गर्मी है वो टाइम पे। ओके, विच आइटम कैन नॉट बी रिसाइकल्ड? रिसाइकल्ड मतलब समझे ना, अपन फिर से उसको, फूड आइटम्स, प्लास्टिक, पेपर, बैटरीज। वड़ा पाव आधा खाया आधा फेंक दिया, रिसाइकल्ड नहीं होगा। बाजू वाले को देगा क्या? हाँ, अभी ये बताओ, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था? ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है? उसका प्रोसेस है, हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे ही डायरेक्टली होता नहीं है। सी लेवल राइज, मोर मड स्लाइड्स, एक्स्ट्रा वोल्केनो इरप्शन, बाप रे। इंक्रीज लैंडस्लाइड। अभी इसमें लास्ट ऑप्शन ये भी होना चाहिए था, नन ऑफ द अबव। ओके, ये ऑप्शंस गलत है। तुम लोग ये बताओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे मतलब ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से? राइज इन टेम्परेचर ऑफ व्हाट, हुम, किसका? मेरा, तुम लोग का, अर्थ का? सॉरी सॉरी, ऐसा एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बोल सकते यहाँ पे, ये वाले केस में बाय डिफॉल्ट ये दोनों स्लाइड्स तो होगा नहीं। एंड एक्स्ट्रा वोल्केनिक इरप्शन के लिए भी मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है ये वाले केस में, क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आउटर लेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनर कोर वैसे ही गर्म है, तो बाय डिफॉल्ट इरप्शन ज्यादा होगा। हाँ, सी लेवल राइज तू बोल सकता है, क्योंकि तू ऐसा मतलब तेरा कंसिडरेशन ऐसा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब अपना बर्फ क्या हो गया, पिघल गया, ठीक है। पर ये वाले ऑप्शंस थोड़े से गलत है। व्हाट डज अ ग्रीन हाउस गैस डू? वाओ, क्या क्या कर सकता है ग्रीन हाउस गैस? एसिड रेन हो सकता है क्या ग्रीन हाउस के वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से? मैंने तुम लोग को बोला एसिड रेन किसकी वजह से होता है, सिर्फ दो ही गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें भी कंफ्यूजन मत रखो, डाई उधर है कि इधर है। इट एब्जॉर्ब्स एंड होल्ड्स हीट, हाँ ये करेक्ट आंसर है। इट कॉजेज सनलाइट टू केप्ट आउट ऑफ अर्थ, मतलब वो शाइनी है क्या, जैसे ही वो अपना अर्थ पे गिर गया रिफ्लेक्ट हो गया? नहीं। इट कॉज मोर हीट टू कीप आउट ऑफ अर्थ, ये भी नहीं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, एब्जॉर्ब एंड होल्ड्स इन हीट, ये वाला पॉइंट एकदम करेक्ट है। और ऐसा ही होता है, बारिश के टाइम पे तुम लोग को सबसे ज्यादा हीट महसूस होगा। हाँ, वो बारिश के वजह से, लाइक बारिश हो रही है, पानी ही पानी है सब जगह पे, इसके लिए अपने को ऐसा लगता नहीं है। बट ग्रीन हाउस इफेक्ट कब आता है सबसे ज्यादा? जब बारिश का सीजन चालू रहता है। इसी के साथ में मैं आज का सेशन यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अच्छा, द ताजमहल इफेक्ट, ओ माय गॉड, एयर पोल्यूशन में कौन से दो केमिकल? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो, 14th वाला, ओके 14th वाला बोलू, 14th वाला क्या था? रिप्रोसेसिंग रिसाइकल के लिए होता है यूज। 14th का आंसर आता है रिसाइकल, एंड 15th का आंसर आता है केमिकल्स। बोल रहे हैं। हाँ, ओजोन लेयर। 8 तारखेला कांदिवली, कांदिवली, हाँ। ग्रास रूट म्हणजे काय माहितीये का?
लेट से जर समजा तुम्ही मला असं म्हटलं की सर तुम्ही मला मॅथ शिकवा पण मला 1 2 3 येत नाही, मग मला काय जावं लागेल? तुमच्या एकदम बेसिक मधल्या बेसिकला जावं लागेल, म्हणजे तुमच्या ग्रास रूटला जावं लागेल, म्हणजे अजून बेसिक मध्ये जावं लागेल. हा नाही बघ, आपण 10वीत पहिलीत काय शिकलो? 1 2 3. ग्रास रूट म्हणजे एकदम बॉटम लेवलला जाऊ, बेसिक लेवल, बेसिक पासून सुरुवात करा. ते करेक्ट करू आम्ही. एक्झाम मध्ये असं नाही होणार. हे ते ज्याने लिहिलं ज्याने बनवलं त्याचा टायपिंग एरर आहे, त्याच्यामुळे तसं आहे. हेच करेक्ट करायला वेळ पाहिजे का? त्यासाठी सगळं चालेल. हा हा, ओझोन लेअर आहे, ओझोन लेअर आहे. आपण आहे ना याच्यावरती एकदम डिटेलमध्ये बोलूयात. मी सगळे पॉईंट्स काढून आणतो. त्या मीटिंग मध्ये काय काय झालं होतं आणि काय काय पॉईंट्स डिस्कस केले होते त्याच्याविषयी आपण डिस्कस करूया. फक्त ग्रुपमध्ये मेसेज टाका असा. ठीक आहे, फक्त ते काय लिहायचं आहे, ती मीटिंग टाकायची आहे. आणि मला टॅग करा @निलेश. रिसाइकल नहीं होता पूछा है, क्या रिसाइकल नहीं होता पूछा है? Most recycling focus on four major categories of product. Which one of these is not one of them? Most recycling focus on four major categories products, which is not one of them. Chemicals. चलो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे चाहिए तो नेक्स्ट सेशन में. हो टाइम टेबल सेंड करते हैं ग्रुप पे. यस यस, हम आपको चैप्टर वाइज ही सारे एमसीक्यूज देने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर का फिलहाल हम लोग काम, फर्स्ट चैप्टर पे फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं. कौन सा ज्यादा रिसाइकल नहीं होता है ऐसा पूछा है ना. मोस्ट रिसाइकलिंग फोकस ऑन फोर मेजर कैटेगरीज, विच वन ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ देम. हाँ करेक्ट, वैसा ही पूछा है. साई मोरे करेक्ट है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो करेक्ट है. पीडीएफ कब तक मिलेगा? नदीम भाई जल्द से जल्द देने का ट्राई कर रहे हैं. उसके ऊपर एक बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, जैसे मैंने अभी देखा ना, जैसे तुम लोग ने अभी देखा. डीके साहब, जय ठक्कर, अगर तेरा आज फर्स्ट लेक्चर था तो तू रिलैक्स रहे. ठीक है, हम लोग ने एक वीकली टाइम टेबल बनाया हुआ है. वो वीकली टाइम टेबल तुम लोग के ग्रुप के ऊपर शेयर होगा. वो टाइम टेबल के बारे में बात चल रहा है. ठीक है, चलो गाइज, इसी के साथ में मैं आज का सेशन मतलब यहाँ पे खत्म करता हूँ. हम लोग आने वाले सेशन में फिर से चैप्टर 1 का कुछ और एमसीक्यूज देखेंगे. डेफिनेटली ये वाला सेशन इंटरेक्टिव करने के लिए हम लोग वो पीडीएफ को करेक्ट कर रहे हैं. तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीडीएफ करेक्ट करके हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे. बाय डिफॉल्ट वो चैप्टर वाइज रहेगा एमसीक्यूज जो तुम लोग को मिलेगा. यस, ये वाले पीडीएफ में मिस्टेक्स है, बहुत सारे मिस्टेक्स है इनफैक्ट नदीम भाई. तो हम आपको करेक्ट करके भेजेंगे, उसके ऊपर काम चालू है. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम आपके साथ में ये शेयर करेंगे. ठीक है, चलो इसी के साथ में सेशन क्लोज करता हूं मैं. हम लोग आने वाले सेशन में फिर से चैप्टर 1 का एमसीक्यूज देखेंगे.